किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में सबसे ग्रेटेस्ट टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कि अगर हमसे कहा जाए कि भाई ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, इनमें से सबसे बड़ा टर्म जो होगा, जैसे हम a प्लस बी की होल पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें कई सारे टर्म आते हैं, n+1 टर्म आते हैं। उस n+1 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा? तो हमने पास्कल ट्रायंगल में एक देखा था, एक रूल। हमने देखा था कि पहले क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक पीक पॉइंट तक जाता है मिडिल टर्म, और उसके बाद फिर वो कम होने लगता है, कम होने लगता है, धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। तो वही कुछ है इसमें कॉन्सेप्ट। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, या सिर्फ लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of greatest term in the expansion of a plus b whole power n। a प्लस बी होल पावर n के एक्सपेंशन में हमको आज ढूंढना है ग्रेटेस्ट टर्म, कि ग्रेटेस्ट टर्म इनमें से कौन सा होगा। तो एनसीईआरटी वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं अपना सारा का सारा। अब हम वही जेईई मेंस की बात कर रहे हैं और एडवांस की। एक फार्मूला है, वो लिख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरीके से ये ग्रेटेस्ट टर्म हमें मिलता है। जैसे आपको याद होगा पास्कल ट्रायंगल, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं। आपने देखा 1 आया, फिर 1 यहाँ, 1 यहाँ आया, फिर यहाँ 1 2 1 आया, फिर 1 आया, फिर 3, फिर 3 और फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, 6 4 और ये 1 आया, और 1 5 10 10 5 और 1। बस ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमको आइडिया लग जाएगा कि हम देख रहे हैं कि जो मिडिल में टर्म आ रहा है वो ग्रेटेस्ट है। ये देखो, कभी एक ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहा है और कभी दो ग्रेटेस्ट टर्म मिल रहा है जो कि सेम है, इक्वल है दोनों, इसकी वैल्यू भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल वाला मिल रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर दो टर्म मिल रहे हैं इक्वल में और ग्रेटेस्ट है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि हमारा पहले सबसे छोटा टर्म आएगा, फिर उससे बड़ा टर्म होगा, फिर उससे बड़ा टर्म होगा, फिर उससे बड़ा टर्म होगा, फिर सबसे बड़ा टर्म एक आएगा जिसका नाम हम समझ लेते हैं कि भाई ये TR+1 है। उसके पहले TR होगा, फिर उसके नीचे आएंगे तो TR+2 आ जाएगा, TR+3 आ जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, T1 से स्टार्ट किया था हमने और TN तक जाएगा ये। तो वही हमें देखना है कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा। अब ये मैंने किया है कि जब नंबर ऑफ टर्म जो है वो ऑड मिलने वाले हैं, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड मिल रहा है 1 2 3, यानी पावर इवन रही होगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड हो गए, तो एक टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट हो गया TR+1। तो अगर हम TR और TR+1 में कंपेयर करें कि TR और TR+1 में कौन बड़ा होगा, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि TR+1 जो होगा वो TR से बड़ा होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं TR+1/TR ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर TR+1/TR+2, इसको अपॉन में नहीं, पहले ऐसे लिख लेते हैं कंपेयर करने के लिए, बाद में फिर इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पर हमने इस तरह लिखना है कि TR+1, पहले ऐसे लिख लेते हैं, बाद में फॉर्मूला बना लेंगे। TR+1 ग्रेटर देन TR होगा, TR+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू TR+2 होगा,
इक्वल टू इसलिए लगाया कि हो सकता है कि वो दोनों सेम भी हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये वाला टर्म है और जो ये वाला टर्म है, हो सकता है दोनों सेम हो जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही टर्म ग्रेटेस्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दो टर्म ग्रेटेस्ट हो लेकिन वो इक्वल हो। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये कभी कभी दो टर्म इक्वल मिलेंगे और ग्रेटेस्ट मिलेंगे, और कभी एक टर्म मिलेगा। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगी तो एक ही ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगा, और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होंगी तो दो मिडिल टर्म होंगे, तो वो दोनों ग्रेटेस्ट होंगे। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है ना कि टी आर प्लस वन और टी आर में टी आर प्लस वन बड़ा होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी टी आर प्लस वन और टी आर प्लस टू में टी आर प्लस वन इसमें भी बड़ा होगा, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट टर्म यही है हमारा। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, उसको जनरलाइज करके एक फार्मूला बन जाता है, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन हो जाएगा। तो इसी टी आर प्लस वन अपॉन टी आर की वैल्यू ज़रा निकालते हैं अपने एक्सपेंशन से। आपको याद होगा, अगर ए प्लस बी की होल पावर एन है तो टी आर प्लस वन का क्या फार्मूला होता है, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, फर्स्ट वाले की पावर एन माइनस आर और सेकेंड वाले की पावर आर। अब अगर कोई कहते हैं भाई टी आर की वैल्यू बताओ, तो टी आर की वैल्यू हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें टी आर प्लस वन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको टी आर प्लस वन बनाते हैं, देखना कैसे बनेगा। ये आर माइनस वन को एक ब्रैकेट में कर दिया और प्लस वन कर दिया। अब क्या ये टी आर प्लस वन नहीं दिख रहा है, आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, आर माइनस वन। तो फार्मूला बन जाएगा एन सी आर माइनस वन, फर्स्ट वाले की पावर एन माइनस आर प्लस वन, या एन माइनस आर माइनस वन कर देते हैं, और सेकेंड वाले की पावर क्या कर देते हैं, आर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एन सी आर माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस आर को अलग कर दो, और ए की पावर माइनस वन को अलग कर देते हैं, जो कि अपॉन में ए हो जाएगा, और बी टू द पावर आर है तो अच्छा उसकी जगह आर माइनस वन है, क्योंकि जहाँ जहाँ आर दिख रहा है वहाँ आर माइनस वन रखना पड़ेगा ना। तो बी आर अपॉन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। तो इसी को एक दूसरे से डिवाइड करके एन सी आर अपॉन ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर, और अच्छा एक मिनट, यहाँ एन माइनस आर प्लस वन आया हुआ है, तो ये जो ए अपॉन में हमने लिखा है ये कहाँ होना चाहिए था, मल्टीप्लाई में, क्योंकि ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन होगी, तो ये ए मल्टीप्लाई में आएगा यहीं पर। तो इन्हीं दोनों की वैल्यू को हम डिवाइड करके एक फार्मूला डिराइव कर लेंगे। यहाँ मैं करता हूँ फिर से, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर होल डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस वन ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए और बी टू द पावर आर अपॉन बी। तो ये देखो कट हो गया। ये फार्मूले का डेरिवेशन है जिसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। और ये बी अपॉन ए हो गया, और ये भी आपको अच्छे से याद होगा कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन कैसे होता है। इसमें भी फार्मूला अप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन मैंने इसको याद करने के लिए बोला हुआ है। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट याद किया था, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है। ये उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि आपको ये याद होगा, और आप डिराइव भी कर सकते हैं एन सी आर की वैल्यू पुट करके। दोनों को फार्मूलों को ओपन कर दीजिए, एन सी आर को ओपन कर दीजिए और एन सी आर माइनस वन को ओपन कर दीजिए, तो यही आने वाला है। तो हमारा फार्मूला जो है वो क्या बन जाएगा, टी आर प्लस वन अपॉन टी आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू बी अपॉन एन। और ऊपर हमने देखा था ये लिखा हुआ है कि टी आर प्लस वन अपॉन टी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू वन करेंगे। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म का, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर
इंटू बी अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देंगे। यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आर की वैल्यू पता चल गई तो टर्म पता चल जाएगा कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होने वाला है। तो यही हमारा ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b whole power n is this। ओके बच्चों, तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए, कुल मिला के ये है कहानी। और जब वो कहेगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव भी आ सकता है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब हुआ हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ पर जो फार्मूला है हमारा टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, इससे तो कोई मतलब है नहीं। ए और बी में हो सकता है कोई नेगेटिव हो कोई पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर मॉड लगा देंगे बी अपॉन ए मॉडुलस के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हो जाएगा। हम इसको दोनों में भी लगा सकते हैं ना भाई, ग्रेटेस्ट टर्म भी बोलेगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो क्यों ना हम यही वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे कि मॉड लगा होता है, अगर प्लस होगा तो कोई टेंशन नहीं, और अगर माइनस हुआ तो ऑटोमेटिक प्लस कर देगा। तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का हमारा फार्मूला हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके अब। तो किसी को डाउट है यहाँ पर, कुछ पूछना है बच्चों? ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं सीधे इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of टू प्लस 3x होल पावर 9 वेयर x इक्वल टू, x की वैल्यू भी गिवन होगी 3/2। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, फिर आप बाकी सारे अपने मन से कर लेंगे। इसको पहले हमें a प्लस बी की होल पावर n से कंपेयर करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3x हो गई, n की वैल्यू 9 हो गई। r हमको फाइंड आउट करना है, और जब x जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर हमें 3/2 पुट करना है। अभी नहीं पुट करेंगे यहाँ पर, बाद में पुट कर देंगे। टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी अपॉन ए मॉडुलस के अंदर। मॉड लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इक्वल टू एन, एन की वैल्यू है 9 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू बी अपॉन ए करेंगे तो 3x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और अब x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 3/2। तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10 माइनस आर, 10 माइनस आर अपॉन आर इंटू 3/2 और x की वैल्यू 3/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 इंटू 10 माइनस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4r। अब हम r का मल्टीप्लाई इजीली इधर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि r जो है वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है ना, ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये पहला टर्म तो ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकता, तो 0 तो होगा नहीं, तो यानी 1 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो फिर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ हमको ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि ये पॉजिटिव नंबर है। और आर के बारे में हमें आइडिया है सभी को कि आर नेगेटिव नहीं होता। तो अब क्या हो जाएगा 90 माइनस 9r ग्रेटर देन और इक्वल टू 4r। तो 90 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 और 4 13r। तो
तो r लेस देन और इक्वल टू 90/13, तो 13 7 जा होता है, 13 8 जा 91 हो जाएगा, 13 7 जा 7 पॉइंट समथिंग आएगा। थर्टीन सिक्स जा, ये 13 7 जा कितना जाएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग जाने वाला है ना, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो ये डेसिमल में कुछ आ जाएगी वैल्यू, उससे हमें मतलब नहीं क्या आने वाली है। हमें ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारी वैल्यू, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि अगर r की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आती है, r इक्वल टू सपोज कर लेते हैं वैल्यू आ जाती है 2.33 ऐसे करके आ जाती है, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो इसका इंटीजर होगा, देन ग्रेटेस्ट टर्म इक्वल टू, जो ये लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे 6 लिया हुआ है, तो सिर्फ 6 को लेना है, तो ग्रेटेस्ट टर्म इज, जो भी r आया है +1 उसको हमने किस में ले लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले लिया है। मतलब कुल मिला कहानी ये है कि 6 पॉइंट समथिंग है ना, तो 6 बोल देंगे, तो r की वैल्यू 6 आ गई, तो जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो 6 टर्म नहीं होगा, वो 7 टर्म होगा, मतलब उसके एक आगे वाला टर्म ग्रेटेस्ट टर्म होगा, ऐसे ध्यान रखना है हमको। और अगर r की वैल्यू इंटीजर आ गई, इफ r इज एन इंटीजर, अगर r की वैल्यू एक इंटीजर आ जाती है, देन तब क्या होगा, tr+1 एंड tr दोनों बोथ आर ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है बच्चों, अगर r की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आती है, जैसे 2.33 आ गई, तो इसका मतलब r को हमें 2 ले लेना है, तो r+1 ग्रेटेस्ट टर्म होगा, तो tr+1 यानी कि थर्ड टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर r कोई इंटीजर आता है तो दो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएंगे, tr+1 और tr। क्यों दो हो जाएंगे, ये पहले हम बातें अभी कर चुके हैं कि कभी कभी दो ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे और कभी एक ही ग्रेटेस्ट टर्म आएगा, वो इवन ऑड पे डिपेंड करता है। जब ऑड नंबर ऑफ एक्सपेंशन होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड होते हैं, तो एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होता है, और जब टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो दो ग्रेटेस्ट टर्म होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट हो जाएगा, 7 टर्म। आर की वैल्यू 6 ले लेंगे तो 7 टर्म हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वहीं पर ऐड कर लेंगे। तो ग्रेटेस्ट टर्म इक्वल टू tr+1, तो 6+1, तो अब इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं, 7 टर्म ग्रेटेस्ट होगा, तो t6+1 की वैल्यू कैसी आएगी, फार्मूला होगा NCR, फर्स्ट वाले की पावर n-r और सेकेंड वाले की पावर r। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, NCR यानी कि n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 9, और a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3x, तो 9c6, फर्स्ट वाला था a2, a की वैल्यू 2 थी ना, तो n 9 - 6, और b क्या था 3x, उसकी होल पावर 6, तो आंसर हो जाएगा 9c6 2 to the power 3, 3 to the power 6 और x to the power 6, और ये हमारा कौन सा टर्म होगा, 7 टर्म, ये ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ओके बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन एक और देता हूँ, वो आप अपने से करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप कर सकते हैं, अगर उसने बोला है कि भाई x की वैल्यू भी पुट करके ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू 3/2, और x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो कहता है कि जैसे x की वैल्यू 5 है 7 है, तो वो रख देंगे, जो भी वो x की वैल्यू देगा। x तो फिक्स है, 3/2 पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसको सॉल्व करके फाइनली हमें रिजल्ट देना है। चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे। पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और उसका आंसर बताइए आप। Find the numerically greatest term in the expansion of। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकली बोल दिया इसने, तो मॉड्यूलस लगाना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इन द एक्सपेंशन ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और एक्सपेंशन जो दिया है 3 माइनस 5x की होल पावर 15 इफ x इक्वल टू 1/5। x की वैल्यू 1/5 है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। x की वैल्यू भी पुट कर देनी है साथ में, पूरा सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट देना है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू आप 3/2 पुट कर सकते हैं। चलिए अब बताइए आंसर क्या है। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर 15C3 3^12। ओके 15C3 यस सर। माइनस प्लस मॉड हट जाएगा, माइनस, हाँ माइनस। तो माइनस लेके चलोगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। न्यूमेरिकली का मतलब है माइनस को गायब कर देना है आपको। तो एक ही टर्म ग्रेटेस्ट है कि दो टर्म ग्रेटेस्ट आ रहा है? सर एक ही आ रहा है। नहीं, ऊपर लिखा है, ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर जो कहानी बताई गई वो तुमने ध्यान से देखी नहीं शायद। चलिए मैं एक बार और कर देता हूँ इसको। फार्मूला है हमारे पास 3 माइनस 5x की होल पावर 15 और x इक्वल टू 1/5। तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू माइनस 5x हो गई, तो टी आर प्लस 1/TR इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1/R इंटू b/a। और x की वैल्यू 1/5 भी यहाँ पुट कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 16 माइनस R/R, ये कितना हो गया 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 16 माइनस R ग्रेटर देन और इक्वल टू 3R, तो 4R लेस देन और इक्वल टू 16। तो R की वैल्यू क्या आ गई, एग्जैक्ट आ गई R की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4। R की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 आ गई। अब ऊपर की कहानी दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है कि अगर R कोई इंटीजर आता है
देन उसके दो टर्म ग्रेटेस्ट होंगे, ये लिखा हुआ है साफ सुथरी में। आर अगर कोई इंटीजर आता है तो दो टर्म ग्रेटेस्ट होंगे, एक वो वाला जो आर है और एक आर प्लस वन। ओके बेटा, तो ये दो ग्रेटेस्ट टर्म हो गए, होंगे दोनों इक्वल, ऐसा नहीं कि वो दोनों अलग होंगे। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों बोलेंगे, सिर्फ फिफ्थ नहीं बोल सकते हम, फिर हम बोलेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर ग्रेटेस्ट। तो आर की वैल्यू इंटीजर आने के बाद हम लिख देंगे फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, क्योंकि आर की वैल्यू 4 आई है, तो टी आर और टी आर प्लस वन बोथ आर ग्रेटेस्ट। वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। T4 की निकाल सकते हैं T3 प्लस वन करके, NCR, एन की वैल्यू 15, C3 फर्स्ट वाला 3 है, 3 टू द पावर n माइनस आर, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 12, और B कितना है -5, और x की वैल्यू है 1/5 और उसकी होल पावर आर। तो ये देखो ये नेगेटिव दे देगा, एक माइनस का 15C3 3 टू द पावर 12, लेकिन हमसे बोला उसने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए, तो हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 15C3 3 टू द पावर 12। और फिफ्थ वाला भी निकालोगे ना तो भी यही आने वाला है, चाहो तो सॉल्व करके आप देख सकते हो, वही वैल्यू सेम आने वाली है जो ये आई है। तो T5 भी यही आएगा, T5 और T4 दोनों सेम होंगे, और 15C3 3 टू द पावर 12, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, किसी C के टर्म में आंसर नहीं देंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अलग। C4 आ रहा है, अच्छा 3 टू द पावर 11 15C4, दोनों की वैल्यू भी ज़रा चेक कर ही लो अभी कि दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं। 455 3 टू द पावर 12 होगा कि नहीं दोनों की वैल्यू, एक बार चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि 15C3 एक में आएगा, एक में 15C4 आएगा, तो हमें लगेगा कि दोनों की वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकालोगे तो सेम आएगी। एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। NCR का फॉर्मूला ओपन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, 3 की पावर अलग और बाकी सारा नंबर एक पे। ओके, तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये जेई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें रेंज निकालनी है, एक्स की लिमिट निकालनी है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। इफ द मिडिल टर्म ऑफ, राइट डाउन, इफ द मिडिल टर्म of 1 plus x whole power 2n
x is greater than 0 and n belongs to natural number is the greatest term in the expansion. Then prove that x lies in the interval n upon n plus 1, comma n plus 1 upon n. और इसको ओपन में कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो उसने कहा है कि जो 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n का जो मिडिल टर्म है वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा. तो ये तो पक्की बात है. आप चाहें तो चेक कर लें कि 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म आएंगे. 2n प्लस 1. तो उसका जो मिडिल टर्म होगा वो n प्लस 1 टर्म होगा. मिडिल टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 प्लस 1 कर देते हैं जब n जो है वो इवन हो और टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड हो. और अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो भी ये पता है कि ऑड नंबर का हमेशा एक ही मिडिल टर्म होता है. आधे इधर से हटा दो, आधे उधर से हटा दो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1 है. तो n इधर से हटाया, n उधर से हटाया और बीच वाला है 1, तो n प्लस 1 है टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म हो गया. अब उसके बाद ये तो खैर इजी था. उसके बाद उसने कहा है कि x के जो इंटरवल है वो निकालना है. x lies in the interval n upon n plus 1 to n plus 1 upon n. ये कैसे करेंगे ये देखते हैं. तो चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ जो मैंने अभी बोला है, उसको भी लिख देता हूँ. नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे 2n प्लस 1, यानी कि ये आ गया ऑड. ऑड का हमेशा मिड वाला टर्म ही ग्रेटेस्ट होगा. n इधर से हटा दीजिए, n इधर से हटा दीजिए, तो बीच में बचेगा n प्लस 1. तो मिडिल टर्म जो है वो n प्लस 1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगा. यह फार्मूला भी हमने पढ़ा था. क्या पढ़ा था? n/2 प्लस 1th टर्म. देख लीजिए अपनी कॉपी में आपके पास लिखा होगा, तो तब भी यही आ जाएगा. n प्लस 1th टर्म जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा, वही मिडिल टर्म होगा. और इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट टर्म. क्योंकि अभी हमने शुरू में हमने देखा था कि जो बीच में टर्म आ रहा है वही पहले बढ़ते हैं. एक टाइम से शुरू होता है पहले कहानी, पहले धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर एकदम से हाई पॉइंट आ जाता है, पीक पॉइंट जिसको बोलेंगे. और पीक पॉइंट पे आने के बाद फिर वैल्यू कम होने लगती है. तो यहाँ पर tn प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म होगा. अगर मैं इसको इस तरीके से बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप से होगा कि यहाँ tn है, यहाँ पर कहीं tn प्लस 1 होगा और यहाँ पर कहीं tn प्लस 2 होगा. यानी कि tn जो है वो tn प्लस 1 से छोटा होगा. या हम कह सकते हैं कि tn प्लस 1 जो है वो tn से बड़ा होगा. tn प्लस 1 ग्रेटर देन tn. अब यहाँ इक्वालिटी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ तो फिक्स हो गया कि ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो tn प्लस 1 हमेशा tn से बड़ा होगा. या हम कह सकते हैं कि tn प्लस 1 जो है वो tn प्लस 2 से भी बड़ा होगा. tn प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि ये मिड वाला टर्म है ना, तो ये दोनों से बड़ा होगा. अपने जो एडजेसेंट में है, दोनों अगल बगल है, उनसे बड़ा होगा. तो अब बस यहाँ पर हमें फार्मूला ही तो अप्लाई करना है. हमारे पास जो सीरीज़ दी है वो 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n है, तो इसी में हमें फार्मूला ओपन कर देना है. tn प्लस 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 प्लस एक्स की होल पावर n के एक्सपेंशन में, ये एक्सपेंशन है, इसमें tn प्लस 1 निकालना है. क्या फार्मूला होगा? और 1 प्लस एक्स की होल पावर है 2n दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा? n c r, r की जगह पे क्या है? n, तो 2n c n
और हमें क्या चाहिए, n+1 टर्म चाहिए ना, तो फॉर्मूला लगा दो, TR+1 NCR x⁴ यानी फर्स्ट वाले की पावर n-r और सेकेंड वाले की पावर r। तो फर्स्ट वाला तो 1 है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। सेकेंड वाले की पावर क्या हो जाएगी, r यानी कि n। इसी में अगर मैं Tn की वैल्यू पूछूं कैसे निकालेंगे आप, तो Tn अभी मैंने बताया ना कि इसको भी n+1 बनाना पड़ेगा, तो हमने 1 ऐड किया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो क्या बनेगा, 2nCn-1 x⁴n-1। और n+2 को कैसे ओपन करेंगे, तो n+1+1 कर देंगे और जनरल टर्म का फॉर्मूला बना देंगे Tn+1। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2nCn-1 x⁴n+1। ये सारी वैल्यूज़ हमको पता चल गई। Tn की वैल्यू पता चल गई, Tn+1 पता चल गया और Tn+2 पता चल गया। ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इन्हीं में पुट कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इन्हीं दोनों में आप जैसे ही पुट करोगे, एक्स की रेंज जो है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। पहले फर्स्ट वाले में पहला दिया हुआ था Tn+1 ग्रेटर देन Tn। तो Tn+1 का मतलब हो गया 2nCn x⁴n ग्रेटर देन 2nCn-1 x⁴n-1। तो यहाँ पर ओपन कर देते हैं 2n फैक्टोरियल। वैसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना, NCR/NCR-1, उससे भी आप कर सकते हो। चलिए मैं पूरा ओपन ही कर देता हूँ। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल x⁴n, यहाँ पर 2n फैक्टोरियल। ये 2n फैक्टोरियल का मतलब 2n पूरा ब्रैकेट के अंदर है, n-1 फैक्टोरियल और 2n-n+1 यानी कि n+1 फैक्टोरियल और x⁴n और अपॉन में x आ जाएगा। तो ये देखो 2n का काम तमाम हो गया। और एक ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो देखो x की पावर n भी कट हो गया। इन दोनों में से एक एक को कॉमन लेना है और x को इधर भेज देते हैं। ये जो अपॉन वाला x है, इस x को इधर भेज दो। तो ये क्या बन जाएगा, x अपॉन, अब ज़रा इनको बाहर निकालते हैं। एक को n को बाहर निकाला तो n-1 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल और n+1 को बाहर निकालोगे आप तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये कट हो गया, n-1 भी कट हो गया। तो x ग्रेटर देन n अपॉन n+1। ये देखिए आ गया x ग्रेटर देन n अपॉन n+1। x की वैल्यू n अपॉन n+1 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली जब सेकेंड वाले पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, इसको भी यहीं दिखा देता हूँ। दूसरा क्या था हमारा, Tn+1 ग्रेटर देन Tn+2। तो Tn+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2nCn x⁴n ग्रेटर देन 2nCn+1 x⁴n+1। बिल्कुल डिट्टो वही कहानी चलने वाली है। 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल x⁴n ग्रेटर देन 2n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल और 2n-n-1, तो 2n-1 फैक्टोरियल और x⁴n और इनटू में अब x हो जाएगा। ये x की पावर n कट हो गया, 2n कट हो गया और सिमिलरली n फैक्टोरियल भी कट कर देते हैं। n को बाहर निकाला, n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ग्रेटर देन x अपॉन n+1 को बाहर निकाल लेते हैं तो n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल कट हो गया, n फैक्टोरियल भी कट हो गया। तो x लेस देन क्या आ गया, n+1 अपॉन n। तो ये देखिए दूसरा भी आ गया। x की वैल्यू ग्रेटर देन है n अपॉन n+1 से और लेस देन है n+1 अपॉन n से, दोनों को मर्ज कर दिया। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, x बिलोंग्स टू
एक्स की वैल्यू जो है वो n+1 से तो बड़ी होगी, n/n+1 से, लेकिन n+1/n से छोटी है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। ये तो प्रूफ करना था ना, x बिलोंग्स टू n+1/n टू n/n+1, n/n+1, n+1/n। अब इसको देख के बताइए इसमें किसको कोई प्रॉब्लम है। तो ये एक जेई का क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, चलिए तो फिर आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी पूछा गया, उसको भी कर लेते हैं, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। इसका तो कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा था और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक और थोड़ा सा देखने में डरावना टाइप का क्वेश्चन होगा लेकिन इजी होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा फिर करने के लिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं। डिटरमाइन एट व्हाट और ये एक्सपेंशन जो दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं क्या गिवन है। अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर log of 10 minus 3 to the power x plus fifth root of 2 to the power x minus 2 log 3 और इसकी होल पावर 7 है इस 21। x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए 7 टर्म जो है 6 टर्म जो है वो 21 है। तो x की किस वैल्यू के लिए होगा इस छोटे से एक्सपेंशन में। ये जो एक्सपेंशन दिया a+b की होल पावर n का, इसमें 6 टर्म निकालना है और उसको 21 के इक्वल कर देना है। तो x की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो एक बार आप ट्राई करें इसको, नहीं होता तो फिर मैं बात करता हूँ।
फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दें, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला ना सिर्फ देखने में डरावना हो और कुछ नहीं होगा। ये ए है और ये पूरा का पूरा बी है और ये एन है और ये T6 टर्म है। T6 का मतलब T5 + 1 हो जाता है, तो आर की वैल्यू भी पता चल गई है। तो बस वैल्यू पुट कर देनी है सारी की सारी। a + b की होल पावर n से कंपेयर करते हैं। ये a हो गया, वही हमारे पास फार्मूला है ना, a + b की होल पावर है। n की वैल्यू 7 हो गई और 6 टर्म जो है वो T5 + 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 21 है। तो r की वैल्यू भी पता चल गई कि 5 है, सब पता है। ओके, x की वैल्यू 2 आ रही है। बिल्कुल सही निकाला है आपने। क्या एक वैल्यू और आपने मिस कर दी है क्या? ज़रा देखो, ढूंढो। एक ही आई है जबकि 2 आनी चाहिए थी। T5 + 1 21 NCR, तो 7C5 फर्स्ट वाले की होल पावर 2 लॉग बेस में e है। 10 - 3x की होल पावर 1/2 है और उसकी होल पावर 7 - 5। और सेकंड वाला जो है वो है 2 to the power x - 2 log 3 है, उसकी होल पावर 1/5 है और इसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी, सेकंड वाले की होल पावर r। तो देखिए 5 से 5 कट हो जाएगा और ये 2 से 2 कट हो जाएगा। 7C5 की वैल्यू क्या होती है, 7C2। तो 7 6 जा 42/2 करेंगे तो 21। तो ये तो पूरा कटने के लिए बना हुआ था, तो ये वैल्यू हो गई, ये 1 आ गया यहाँ पर। 7C5 की वैल्यू 21। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो 1 = आ गया 2 to the power, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो log of 10 - 3x + x - 2 log 3, ये पूरा का पूरा पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर log, ये 2 की पावर में दिया हुआ है तो हम इसको नीचे लेके आना चाहते हैं। तो ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको याद दिला देता हूँ कि अगर a की पावर x b है तो x = क्या हो जाता है, log b बेस a। ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये जो नीचे वाली है ये लॉगरिथम फॉर्म। तो a की पावर, ये क्या है, a क्या है, ये है a की वैल्यू 2 है, x पूरा का पूरा ये है और b क्या है, ये 1 है। और चाहो तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो ये लगाओगे तो ये आ ही जाएगा, लेकिन तुम इसको 2 की पावर 0 लिख दो, सीधी बात, और छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ 3 होता, 4 होता, तो फिर यही हमारी मदद करता। तो ये भी आइडिया होना चाहिए कि अगर a to the power x b है तो x = log b बेस a हो जाता है। और यहाँ पे भी x = log b, तो log 1/2 होगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 = आ जाएगा log of 10 - 3 to the power x plus x - 2 log 3। अब यहाँ पर तुम्हें सोचना है कि इसके बाद क्या करें। तो देखो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log of 10 - 3 to the power x plus
इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 3 टू द पावर x माइनस, यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ मैं, log m टू द पावर n अगर है तो ये n log m हो जाएगा। n अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, और पावर में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इसको पावर में भेज दिया हमने। अब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। log m प्लस log n इज log m इंटू n, log m प्लस log n, तो log ऑफ 10 माइनस 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x माइनस 2, ये हो गया। यहाँ पर प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं, log m प्लस log n, log m इंटू n। अब ये जो है ज़ीरो, फिर log 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो गई log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू ज़ीरो। तो फिर कंपेयर करेंगे तो log से log हटेगा, तो 10 माइनस 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये क्वाड्रेटिक बनेगी थोड़ी देर में। तो 3 टू द पावर x को ज़रा अलग कर लेते हैं। ये 10 माइनस 3 टू द पावर x, और ये 3 टू द पावर x अपॉन 3 टू द पावर 2 क्या हो गया, 9। अब 3 टू द पावर x को y लेट कर लेते हैं, तो 10 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू, ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके इधर उधर अरेंज कर दिया सब। अब 9 वन जा 9, 9 के फैक्टर कर लेते हैं कि 10 आ जाए, तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो y माइनस 9, तो y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9। तो y है 3 टू द पावर x, और ये है 3 टू द पावर 0, और ये 3 टू द पावर x, और ये 3 टू द पावर 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, और x की वैल्यू क्या होगी, 2। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। बताइए इसमें कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये जो हमने पूरा लिया हुआ है इसमें कहीं x की कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको और बता देता हूँ कि हम x की वैल्यू निकालने के बाद सीधे आंसर नहीं दे देंगे, क्योंकि वो एक ट्विस्ट रखते हैं हमेशा कि बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाली और तुरंत आंसर दे के चलते बने, गलत हो जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये x की वैल्यू कोई ऐसी तो नहीं आ रही है जो लॉग को सेटिस्फाई ना कर रही है, मतलब लॉग के अंदर कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव तो अनडिफाइंड होता है। तो जैसे यहाँ पर लॉग के टर्म में अंदर जो है वो 10 माइनस 3x है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा ना 10 माइनस 3 टू द पावर x। तो 10 माइनस 3 टू द पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इन सब के लिए क्या 10 माइनस 3 टू द पावर x की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी क्या? यहाँ पर देख लो, x की वैल्यू 0 रख के देखो, x की वैल्यू 2 रख के देखो, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली कि नहीं? तो इसका मतलब इसीलिए दोनों आंसर हो गए। अगर कभी ऐसा होता, मान लिया x की वैल्यू 3 हो जाती, एक आंसर x की वैल्यू 3 भी आ रहा होता, तो क्या हम उसको दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 का मतलब है 3 की पावर 3 27, तो 10 माइनस 27 वैल्यू निगेटिव हो गई, और लॉग ऑफ नेगेटिव तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉग हम निकाल सकते हैं, ना तो नेगेटिव का और ना ही ज़ीरो का। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके ध्यान रखना है, सिर्फ x की वैल्यू लिख के आगे नहीं बढ़ जाना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ओके बच्चों, जब भी कभी लॉग आता है, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कभी कोई फ्रैक्शन वाला टर्म आता है, कोई फ्रैक्शन का टर्म आता है a अपॉन b का टर्म, तो मैंने हमेशा बोला है कि आप b को लिख दीजिए कि b जो है वो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो आदत मैंने बोली है करने के लिए आपको, आप शायद अप्लाई भी करते होगा। और लॉग में जब भी कभी लॉग का क्वेश्चन हो
चाहे वो पूछे या ना पूछे, जब भी कभी एक्स आपको दिखाई दे और समझ जाओ कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ लिख लो कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ना तो जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है, दोनों ही नहीं हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे, नहीं तो फिर फंसने के चांसेस 100% है और वो फंसाएंगे, क्योंकि उनका काम ही फंसाना है। उन्हें तो आईक्यू लेवल भी चेक करना होता है ना बच्चों का, कि इसने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ मिस कर दे और बस हम फंसा दें इसमें। तो ये जो लॉग का एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? क्लियर है? चलिए, तो अब क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ इसी लॉग के, ताकि आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है इजी होते हैं, बस ये देखने में डरावने होते हैं, बाकी बहुत इजी होते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, द नाइन टर्म इन द एक्सपेंशन, द नाइन्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, और एक एक्सपेंशन दिया हुआ है इस टाइप से, 3 टू द पावर में लॉग बेस में 3 है, अंडर रूट 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 7, ये पूरा लॉग के साथ दिया ऊपर। 25 टू द पावर x माइनस 1 एक साथ है, ध्यान रखेंगे, प्लस 3 टू द पावर में -1/8 लॉग बेस 3, 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1, 5 टू द पावर x माइनस 1 प्लस, और इस पूरे की होल पावर 10 इज इक्वल टू 180। देन x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन लिख लेते हैं, ए ऑप्शन में गिवन है 2, बी में 1, सी 4 और डी नन। तो आपको तो पूरा काम वही करना है कि पहले सारी वैल्यूज़ निकालनी है और फिर देख लेना है कि क्या दोनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। हो सकता है उन्होंने एक दिया ही ना हो, दोनों ही आंसर सही हो। तो लॉग के साथ ज़रूर चेक कर लें कि ये कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं दे रहा जो नेगेटिव होगी। खैर यहाँ पर तो चांस है ही नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा जो हमेशा नेगेटिव ही देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, सॉरी नेगेटिव क्यों देगा। तो इसलिए इसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ध्यान ज़रूर रखें कि कई बार वो लॉग के साथ ऐसा आपके साथ गेम खेलेंगे कि जिसमें वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी और आप दोनों को रख के आगे निकल जाएंगे। इसका आंसर जो है वो लिख लेते हैं, इसका आंसर बी दिया हुआ है, आंसर है इसका बी। एक और लिख लेते हैं जल्दी से, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 6 टर्म in the expansion of, और एक्सपेंशन कुछ इस टाइप से दिया है, 3 टू द पावर में लॉग बेस 3 है, अंडर रूट के अंदर 9 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है, प्लस 7 टू द पावर 1/5 लॉग बेस में 7, 4 इंटू
ये मल्टीप्लाई का साइन है। 3 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस टू माइनस 9 और इस पूरे की होल पावर 7 इज़ 567 इज़ 567 आर। अब ये मोर देन 1 का केस हो जाएगा। ए ऑप्शन में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में नन है। मोर देन 1 का ऑप्शन है। मोर देन 1 का मतलब एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होंगे। इसका आंसर भी लिख देता हूँ, ए और सी दो आंसर हैं इसके। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। आज इतना ही करते हैं फिर।